सलाम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जूस सेलर के बारे में जिसने अपनी शादी पर 200 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च कर दिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 200 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च कर दिए। जरा इन तस्वीरों और वीडियोस को देखिए। पहली बार देखने में मानो यूं लगता है जैसे कोई फिल्म फेयर अवार्ड शो हो रहा हो। और वैसे देखा जाए तो 200 करोड़ रुपए किसी लार्जर देन लाइफ फिल्म को बजट करने के लिए काफी होते हैं। जैसे कि पठान मूवी जिसका बजट 225 करोड़ रुपए था, और डंकी मूवी जिसका बजट 120 करोड़ रुपए था। ये वो मूवीज है जो बॉक्स ऑफिस पर काफी सुपर डुपर हिट रही हैं और एक रिनाउंड स्टार की तरफ से रिलीज हुई हैं। आखिर ये कौन सा जूस सेलर है जो अपनी वेडिंग पर 200 करोड़ रुपए खर्च करने की हैसियत रखता है? वैसे तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में ये स्कैम मीडिया पर बहुत ज्यादा उछल कर सामने आया था, जब बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज को भी इस केस में घसीटा गया था, क्योंकि उन पर इल्जाम था कि वो भी स्कैम में किसी न किसी तरह से शामिल हैं। और यही वो टाइम था जब महादेव बुक ऐप का स्कैम एक्सपोज हुआ। सौरभ चंद्रकार और रवि उपल जो इस पूरे प्लानिंग के मास्टरमाइंड हैं, और ये वही महाशय हैं जिनकी वेडिंग की हम शुरू में बात कर रहे थे। आखिर जूस बेचने से लेकर 200 करोड़ की वेडिंग तक का सफर कैसे इन्होंने तय किया? वो कौन कौन से बॉलीवुड एक्टर, एक्ट्रेसेस और सेलिब्रिटीज थे जिनको इस केस में घसीटा गया? और कैसे ये महादेव बुक ऐप स्कैम काम करता है, यानी वो कौन से लोग हैं जिनसे पैसा लूटा जाता है? तो चलिए ये सभी बातें गहराई से जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है इंडिया के एक स्टेट छत्तीसगढ़ से, जिसमें एक शहर है भिलाई, जहां पर ये दोनों दोस्त काम किया करते थे। सौरभ चंद्रकार का काम जूस बेचने का था और रवि उपल का काम टायर्स का था। अब जूस बेचकर कोई कितना ही पैसा कमा ले, लेकिन 200 करोड़ की वेडिंग अफोर्ड नहीं कर सका, और ना ही रवि उपल टायर बेचकर इतना पैसा कमा सकता था कि वो अपने दोस्त को 200 करोड़ रुपए उधार दे सके उसकी वेडिंग के लिए। तो इन्होंने ये पैसा कहाँ से बनाया? शुरुआती दिनों में ये भी नॉर्मल लोगों की तरह, यानी आपके और हमारी तरह ही मेहनत किया करते थे, दिन भर काम किया करते थे, और शाम को पैसा जो जमा होता था उसमें से कुछ अपने लिए रख के बाकी अपने घर पर दे दिया करते थे। लेकिन पैसे ज्यादा खर्च करने की लालच और ऐशो इशरत की लालच ने इन्हें बैटिंग की तरफ रागिब कर दिया, और ये दोनों ही दोस्त अपना पैसा बैटिंग पर लगाने लगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैटिंग या जुआ एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर सकती है, और वही हुआ इन दोनों के साथ भी। इन दोनों ने अपने 10 से 15 लाख रुपए बैटिंग में ही गवा दिए। अब इतना ज्यादा पैसा गवाने के बाद ये एक बात तो समझ चुके थे कि सट्टा लगाने वाला तो पैसे कभी भी नहीं बना पाता, यानी जीतने के चांसेस 1 लाख में 0.1% ही होते हैं, लेकिन जो सट्टा खिलाता है उसके चांसेस 100% होते हैं। इसलिए इन्होंने ऐसा रास्ता चुनने का फैसला किया जिसमें खुद सट्टा लगवा सके, जिसे हम आम जबान में बुकिया भी कहते हैं। अब इंडिया में रहते हुए तो ये काम मुमकिन था ही नहीं, क्योंकि इंडिया में बैटिंग सट्टा इलीगल है, और अगर ये इंडिया में ये काम शुरू करते तो ये फौरन ही पकड़े जाते। इसलिए इन्होंने कोई ऐसा रास्ता तलाश करने की कोशिश की जहां पर इनकी गेम लंबे समय तक चल सके। तो इन्होंने ये फैसला किया कि ये इंडिया से निकलकर किसी ऐसे मुल्क में जाएंगे जहां पर सट्टे पर कोई पाबंदी ना हो और वो अपना काम खुलकर कर सके। और ये अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली दुबई में, जहां पर वो रहते हुए अपने काम को ग्लोबलाइज कर सकते थे। अब दुबई पहुंचने के बाद वहां ये एक पाकिस्तानी से मिलते हैं, जिसके थ्रू ये एक और शेख से मिलते हैं, जिसकी मदद से ये कुछ पैसा उधार लेते हैं और उसकी मदद से एक ऐप बनाते हैं, महादेव ऐप। महादेव बुक ऐप सुनने में तो यही लगता है जैसे मानो कोई रिलीजियस ऐप हो या फिर कोई रिलीजियस बुक ऐप हो, लेकिन असल में ये एक सट्टे का ऐप था। अब जिस जगह से ये निकल कर आए थे, ये बखूबी जानते थे कि वहाँ के लोग जुए के लिए एडिक्टेड हैं, और ना सिर्फ अपनी दिन भर की कमाई बल्कि जिंदगी की जमा पूंजी तब भी जुए में बर्बाद करने के लिए बैठे हैं। तो इन्होंने अपने ऑपरेशंस इंडिया में शुरू किए। अब इस ऐप में होता क्या था? इस ऐप में मुख्तलिफ गेम्स होती थी, जैसे पोकर, क्रिकेट, कार्ड और इस तरह की दूसरी गेम्स हुआ करती, जिस पर लोग कुछ पैसा लगाते और ये उम्मीद करते कि वो जीत जाएंगे। और लोग इस ऐप के थ्रू प्रॉपर जुआ खेलने लग गए, और इस ऐप को इस्तेमाल करना भी बहुत ही ज्यादा आसान था, इसलिए ये ऐप बहुत ज्यादा जल्दी भी ग्रो कर गया। और बात यहाँ तक पहुंच गई कि ये ऐप चलते चलते इतना ज्यादा मशहूर हो गया कि ये एक दिन के 200 करोड़ से भी ज्यादा कमाने लगे। तो आप अंदाजा लगाइए, जो शख्स दिन में 200 करोड़ तक कमा रहा हो वो अपनी वेडिंग पर 200 करोड़ क्यों नहीं खर्च करेगा?
लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही थी और जिनका पैसा डूब रहा था, आखिर 200 करोड़ जिन लोगों से निकल कर आ रहा था उन लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही थी। और जब लोग डूबते और मरते हैं तो वो हाथ पांव जरूर मारते हैं। बहुत से लोगों ने पुलिस कंप्लेंट्स करनी शुरू कर दी, कोर्ट तक जाना शुरू कर दिया, और जब मामला हद से आगे चला गया और कोर्ट के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो इंडिया की एक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया और उन्होंने इसकी ट्रैकिंग करना शुरू कर दी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में ऑपरेट करती है। ये एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है फाइनेंशियल क्राइम को होने से रोकना। अब महादेव ऐप ने अपने लॉन्च के कुछ ही सालों में ढेर सारा पैसा कमा लिया। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इतना ज्यादा पैसा इनको ट्रांसफर कैसे किया जाता था। इसका मेथड बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब मान लीजिए एक नया यूजर जब साइन इन करता है तो उसको ऐप में साइन इन करने के लिए बैंक में कुछ इनिशियल अमाउंट जमा करवानी पड़ती है। अब अमाउंट जमा करवानी है तो कोई बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, तो इन्हें अपने व्हाट्सएप नंबर पर एक फेक नंबर से बैंक अकाउंट डिटेल्स भेजी जाती थी, जिस पर मान लीजिए अगर कोई 100 रुपए जमा करवाता है तो उसको अपने ऐप में साइन इन करने के बाद 100 रुपए के पॉइंट्स या कॉइन्स शो होना शुरू हो जाते हैं। अब देखा जाए तो वो 100 रुपए के कॉइन्स जस्ट नंबर्स ही हैं। एक्चुअल पेमेंट उस बैंक में ट्रांसफर हो जाती है, उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है जो उस व्हाट्सएप नंबर से आपको भेजी जाती है। अब बहुत से व्यूवर्स के ज़हन में ये बात आ रही होगी कि अगर बैंक अकाउंट्स का ही यूज किया जा रहा है तो ये सारा मामला बैंक और पुलिस के नोटिस में क्यों नहीं आया। तो उसका आंसर भी बड़ा सिंपल है। महादेव बुक ऐप के फ्रेंचाइज खरीदने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने कभी भी अपने पर्सनल बैंक अकाउंट का यूज नहीं किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के बहुत से शहरों के बहुत से गरीब लोगों के 400 से 500 अकाउंट्स को खरीद रखा था और महीने की कुछ पेमेंट्स उसमें ट्रांसफर कर दी जाती थी। इस तरह ये सारा रैकेट वो पूरे इंडिया में रन कर रहे थे, जिसकी वजह से पेमेंट का ट्रांसफर इतना ज्यादा छोटा होता था कि बहुत से बैंक्स और पुलिस की नजर में ये चीज आ ही नहीं पा रही थी। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सारा पैसा रवि उपल और सौरभ चंद्रकार तक कैसे पहुंचता था, तो उसका आंसर है हवाला। जी हाँ, ये सारा पैसा हवाला के जरिए इंडिया से दुबई जाया करता था। अभी सारा मामला अगर इतना स्मूथली चल ही रहा था तो फिर इतना हंगामा कैसे खड़ा हो गया। तो दोस्तों इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर हमने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया था, वही 200 करोड़ की वेडिंग जिसकी बात हमने वीडियो के शुरू में की थी कि कोई फिल्म फेयर अवार्ड शो से कम नहीं लगती थी, जिनमें आपको बहुत से सिंगर देखने को मिलेंगे जैसे नेहा कक्कड़, राहत फतेह अली खान, और बहुत से एक्टर्स भी देखने को मिलेंगे जैसे टाइगर श्रॉफ, सनी लियोन। इस तरह के बहुत से एक्टर्स भी उस शादी में शामिल थे। और इसी तरह बहुत से नामवर एक्टर एक्ट्रेसेस भी हैं जिनको ईडी ने बुलाया भी था, क्योंकि उन पर इल्जाम था कि उन्होंने इस ऐप को प्रमोट किया है और प्रमोट करने के लिए उन्होंने पैसा हवाले के जरिए लिया है। अब आप खुद सोच कर देखिए 200 करोड़ की वेडिंग एक जूस बेचने वाला आदमी कैसे अफोर्ड कर सकता है। यही वो चीज थी दोस्तों जिसने ईडी का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। और ईडी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें 5000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रेसेस मिले हैं। और ये 5000 करोड़ सिर्फ वो वाली पेमेंट है दोस्तों जिसके बारे में मीडिया में बताया जा रहा है। एक्चुअल पेमेंट कितनी है, ये एक्चुअल स्कैम कितने पैसों का किया गया है, इस बारे में अभी कोई खबर नहीं है। महादेव बुक ऐप का नेटवर्क इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो ना सिर्फ शहरों में बल्कि गांव और देहातों में भी ऑपरेट किया करता था। यानी आप ये मानकर चल सकते हैं कि सौरभ चंद्रकार और रवि उपल ने ये तय कर लिया था कि इंडिया के एक एक घर से पैसा चुराकर अपनी जेब में डाल लेंगे। अब ये सारा नेटवर्क चलाने के लिए ये अच्छे से जानते थे कि इन्हें लोकल पॉलिटिशियंस और लोकल लोगों का सपोर्ट लेना होगा, तो इसीलिए उन्होंने उस डिस्ट्रिक्ट और उस इलाके के कुछ लोकल पॉलिटिशियंस को भी रिश्वत देकर खरीदना शुरू कर दिया ताकि वो उन्हें इस स्कैम में सपोर्ट कर सके। ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान छत्तीसगढ़ के बहुत से पॉलिटिशियंस पर छापे भी मारे हैं और बहुत से सबूत भी इकट्ठे किए हैं जिनमें ये चीज साबित हुई है कि बहुत से पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिन्होंने महादेव बुक ऐप में अपना सपोर्ट दिया है और रिश्वत भी ली है। और इसके अलावा ईडी ने बहुत से पुलिस ऑफिसर्स को भी आड़े हाथों लिया है जिन्होंने महादेव बुक ऐप को चलाने के लिए इस स्कैम में मोटी रिश्वत ली है। हालांकि ईडी ने बहुत सी डिटेल्स जो है वो पब्लिक भी की है, लेकिन डिटेल्स में 80% हिस्सा उन्होंने कॉन्फिडेंशियल ही रखा है और अपना 80% एविडेंस और 80% इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स उन्होंने पब्लिक नहीं की है। फिलहाल दोनों ही यानी सौरभ चंद्रकार और रवि उपल गायब है और अपने आप को छुपा कर बैठे हैं। अभी ये देखना बाकी है कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन क्या क्या मोड़ लेती है और ये पूरा स्कैम कहां पर जाकर खत्म होता है। उम्मीद है दोस्तों हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। खुश रहें, आबाद रहें।